नमस्कार। आरएसएम में आपका स्वागत है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भाजपा की राजनीति के हिसाब से इसका चूरू जिले पर क्या असर पड़ने वाला है, आज बात इस पर करते हैं। कल बेहद नाटकीय क्रम में भाजपा हाईकमान ने वसुंधरा राजे को दरकिनार कर पहली बार विधायक बने भरतपुर निवासी और हाल ही में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर चुनने को लेकर विभिन्न तरह की बातें राजनीतिक परिदृश्य में चली आ रही है। भजनलाल शर्मा जो संघनिष्ठ है, उनके बन जाने से संघ खेमे में व्यापक खुशी देखी गई, तो दूसरी ओर हरदेव जोशी के बाद राजस्थान की राजनीति में प्रदेश के सर्वोच्च पद पर ब्राह्मण को काबिज किए जाने को लेकर भी विभिन्न तरह की चर्चाएं प्रदेश की राजनीति में व्याप्त हो गई है। स्वर्गीय हरदेव जोशी के बाद भैरव सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने के बाद से लेकर 2018 तक लगातार, या यूं कहूं कि 2023 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी में राजपूत समाज का वर्चस्व रहा, तो कांग्रेस की राजनीति में ओबीसी के अशोक गहलोत येन केन प्रकरण काबिज रहते चले आए। पिछले 25 वर्षों पर अगर गौर करें तो एक बार वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, 3 टर्म लगातार अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में पूरे किए, तो वसुंधरा राजे ने 2 टर्म पूरे किए। इससे पहले भैरव सिंह शेखावत और हरदेव जोशी, इन दोनों के बीच कभी तू कभी मैं, कभी तू कभी मैं का दौर चलता। तो बाद में राजे और गहलोत के बीच कभी तुम कभी मैं, कभी तुम कभी मैं, ये सब चलता रहा। और प्रदेश की राजनीति में जहां वर्षों तक मोहनलाल सुखाड़िया जो की जाति से वैश्य थे, और उसके बाद हरदेव जोशी जो जाति से ब्राह्मण थे, लगातार 25-30 वर्षों तक प्रदेश की राजनीति में सिरमौर रहे। और उस परंपरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 2023 में फिर से स्थापित करने का काम किया है। ब्राह्मण चेहरा देने के साथ ही साथ मोदी और शाह की जोड़ी ने इस बात का संकेत दिया है कि पार्टी के प्रति वफादारी, संगठन के प्रति समर्पण और प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति वफादारी ही सफलता की सर्वोच्च कुंजी है। इस बात को प्रतिस्थापित कर मोदी और शाह ने नए चेहरों को राजनीति में अग्रणी करने का
जो दौर प्रारंभ किया है, चाहे आप छत्तीसगढ़ को देख लें, चाहे मध्य प्रदेश को देख लें और चाहे राजस्थान को देख लें, सभी जातियों को साधने का प्रयास मोदी और शाह की जोड़ी ने किया है। तो भजनलाल शर्मा के प्रदेश के मुख्यमंत्री तय किए जाने के बाद चूरू जिले की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी की चूरू जिले की राजनीति में दो छत्रप हैं जिनके बीच 36 का आंकड़ा भी है। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और सांसद राहुल कस्वा, दो के बीच चूरू जिले में राजनीतिक रूप से भाजपा बटी हुई है। तो भजनलाल शर्मा के बन जाने के बाद अब चूरू जिले की राजनीति में जिले की कमान वास्तव में किसके पास रहेगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात निर्विवादित है कि चूरू जिले में चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो और चाहे राहुल कस्बा हो, दोनों ही संघनिष्ठ तो नहीं है। दोनों ही लगभग भाजपा में कांग्रेस की तर्ज पे राजनीति करने के माहिर माने जाते हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि जब मुख्यमंत्री के पद पर संघनिष्ठ काबिज हुआ है तो प्राथमिकता तो शायद संघनिष्ठों को रहेगी। लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि चूरू जिले की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा और विधानसभाओं के प्रत्याशियों के ऊपर गौर करें तो इनमें से कोई भी संघनिष्ठ नहीं है। सुजानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है इस विधानसभा चुनाव में संतोष मेघवाल पर, जिनका संघ से कोई लेना देना नहीं है, जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से भारतीय जनता पार्टी में आई है। तो रतनगढ़ में अभिनेश महर्षि, वे भी कांग्रेस के अग्रिम संगठन युवा कांग्रेस में, छात्र कांग्रेस में लंबे समय तक पदाधिकारी रह चुके हैं, उनका भी संघ की पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है। तो सरदार शहर में राजकुमार रीणवा को प्रत्याशी बनाया गया। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन संघ की पृष्ठभूमि से उनका भी कोई लेना देना नहीं है। शादुलपुर में स्वयं राजेंद्र राठौड़ प्रत्याशी रहे, जिनका भी संघ की पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है। तो शादुलपुर में राहुल कस्बा ने अपने प्रयासों से सुमित्रा पूनिया को भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। उनकी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी हुई है। उनके ससुर नंदलाल पूनिया कांग्रेस के 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो चूरू में हरलाल सहारण जो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें विजयश्री नसीब हुई है, उनका भी संघ की पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में भजनलाल शर्मा किस पर अपनी दृष्टि डालेंगे, यह यक्ष प्रश्न चूरू जिले की राजनीति में उभर कर आया है। मुख्यमंत्री के नाम का चयन हो जाने के बाद जिस तरह से मोती डूंगरी मंदिर और गोविंद देव जी के मंदिर भजनलाल शर्मा पहुंचे और उनके साथ राजेंद्र राठौड़ रहे, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब राजेंद्र राठौड़ के
स्वयं तो नहीं बन पाए कुछ भी, लेकिन उनके मन मुताबिक फैसला हो गया है। और चूरू जिले की राजनीति में, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो और चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, राजेंद्र राठौड़ निश्चित रूप से प्रभावशाली रहेंगे। राजनीतिक हलकों में यह कयास लगाया जा रहा था कि यदि वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री चुनी जाती तो राजेंद्र राठौड़ के राजनीतिक सितारे गर्दिश में हो सकते थे और जिले की राजनीति में पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा और वर्तमान सांसद राहुल कस्बा की तूती बोलती। लेकिन अब फैसला तो हो गया है और उस फैसले के बाद आने वाला वक्त बताएगा कि प्रभावशाली रूप में राजनीतिक रूप से राजेंद्र राठौड़ रहेंगे या फिर राहुल कस्बा रहेंगे। क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनावों में तारानगर में राजेंद्र राठौड़ जिस तरह से चुनाव हारे हैं और जिस तरह के सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा, वर्तमान सांसद राहुल कस्बा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक के नाम लोग सरेआम इस बात के लिए जा रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ को हराने में कांग्रेस की कम वसुंधरा राजे, पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा, वर्तमान सांसद राहुल कस्बा का बेहद रुचि रही। और जिस तरह के ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग सरेआम राहुल कस्बा का नाम ले रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है, पता नहीं ऐसा है या नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब चूरू जिले की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के शासन की कमान जिले में किसके हाथ में होगी। और 5 महीने मई में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि 3 बार राम सिंह कस्बा और 2 बार राहुल कस्बा जिस तरह से सांसद चुने गए हैं, जिले की आंतरिक राजनीति को देखें तो क्या इस बार फिर से राहुल कस्बा संसद का मुंह देख पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के नए नए कलेवर राजनीति में प्रस्तुत करती है, कहीं राहुल कस्बा सांसदी की टिकट के लिए तो मोहताज नहीं हो जाएंगे। क्योंकि जाट समाज में चूरू जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र और अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में नौहर और भादरा को जोड़ दें तो सिर्फ 2 विधायक भाजपा के जीत पाए हैं। उनमें चूरू से हरलाल साहनी मुख्यालय से और भादरा से संजीव बेनीवाल। सादुलपुर जहां राहुल कस्बा का अपना गृह विधानसभा क्षेत्र है और विधायक की टिकट भी राहुल कस्बा राम सिंह कस्बा के पसंदीदा उम्मीदवार को दी गई थी, वहां भी भाजपा को न केवल शिकस्त देखनी पड़ी बल्कि भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रही। तो नौर में कांग्रेस के अमित चाचा, तारानगर में कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया, सरदार शहर में कांग्रेस के अनिल शर्मा, रतनगढ़ में कांग्रेस के पूछाराम गोदारा, तो सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज मेघवाल विधायक बने और एक सादुलपुर में बसपा के मनोज न्यांगली विधायक बने हैं। चूरू जिले की राजनीति का जो कलेवर है जाट बनाम अन्य, उनमें 8 विधानसभा क्षेत्र जो चूरू लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, 4 में
गैर जाट प्रत्याशी जीते हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस के और 4 में जाट समाज के व्यक्ति चुनावी मैदान में जीते हैं। उनमें से 2 भाजपा के और 2 कांग्रेस के, तो 1 बसपा के गैर जाट प्रत्याशी मनोज न्यांगली जीते हैं। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्बा के बीच चल रहे 36 के आंकड़े पर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ की ओर से हरलाल साहरण को, जो चूरू जिला मुख्यालय से विधायक हैं, आगे करके लोकसभा की टिकट के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि राहुल कस्बा जो अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं दिला सके, और वह भी खुद की पसंद की टिकट होने के बावजूद, ऐसे में उनका दावा तो निश्चित रूप से कमजोर हुआ है। और यदि हरलाल साहरण भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार होते हैं तो राजेंद्र राठौड़ के लिए यह मुफीद रहेगा। और यदि हरलाल साहरण चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं तो राजेंद्र राठौड़ के लिए चूरू विधानसभा क्षेत्र भी रिक्त हो जाएगा। ऐसे में लोग बाग, राजनीतिक जानकार ये बात जोर देकर कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा टिकट के लिए राहुल कस्बा की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि जो परिदृश्य तारानगर, सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में देखा गया है, वो राहुल कस्बा की जाट मतदाताओं पर पकड़ कम होने का प्रमाण तो जाहिरी रूप से हो गया। तारानगर में जाट समाज कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया के साथ रहा, तो सरदार शहर में जाट समाज निर्दलीय राजकिरण चौधरी के साथ रहा, तो रतनगढ़ में जाट समाज कांग्रेस के प्रत्याशी पूषाराम गोदारा के साथ रहा, तो सादुलपुर स्वयं में जो राहुल कस्बा का गृह विधानसभा क्षेत्र है, वहां जाट समाज भाजपा से ज्यादा कांग्रेस की कृष्णा पूनिया के साथ रहा। तो जब समाज के मतदाताओं पर पकड़ राहुल कस्बा की ढीली हुई है, तो यह स्वाभाविक भी है कि नए चेहरे को तलाशा जा सकता है और उसमें हरलाल साहरण मुफीद बैठता है। और यदि राहुल कस्बा फिर से लोकसभा के प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के, और उनके सामने कांग्रेस से भी जाट प्रत्याशी जब सामने आ जाएगा, और विशेषकर उनके गृह क्षेत्र से कृष्णा पूनिया जो शादुलपुर से विधायक रही और इस बार जाट मतदाताओं पर अपनी पकड़ को उन्होंने मजबूती से विधानसभा चुनाव में साबित किया है। वे अल्प मतों से चुनाव तो हार गई, लेकिन उसने भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ की हार से पीड़ित राजपूत, ब्राह्मण, मूल ओबीसी के लोग हैं, वे क्या राहुल कस्बा के साथ जा पाएंगे? जिस तरह का चूरू लोकसभा क्षेत्र में गैर जाट मतदाताओं में रोष देखा जा रहा है, ऐसे में तो लगता है कि यदि राहुल कस्बा और कृष्णा पूनिया के बीच लोकसभा का चुनावी मैदान मंडता है तो निश्चित रूप से
कृष्णा पूनिया की झोली में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक स्वतः रिएक्शन के रूप में कृष्णा पूनिया को मिलेंगे। देखते हैं चूरू जिले में राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासन में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री पद पर तय हो जाने के बाद कमान किसके हाथ में रहती है, ये आने वाला वक्त बताएगा।